हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने रिसेंटली इंडियन पॉलिटी की एक नई लेक्चर सीरीज़ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लॉन्च की है। सो दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ दैट सीरीज़ एंड आई एम उत्कर्ष। तो आज का लेक्चर चालू होने से पहले हम थोड़ा सा हमारे बैचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आवर बैच ऑन अनअकैडमी, जिसका नाम है मिशन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021। दिस इज़ कंप्लीट 8 मंथ्स बैच। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट देवगुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। ओके, एट द सेम टाइम हमने इसके पैरेलली एक और बैच लॉन्च किए जो कि IB के लिए, जिसका नाम है मिशन IB ACIO 2021। यहाँ पे भी हमारे वेल नोन ट्यूटर्स लाइक एक्स असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट प्रशांत जगताप सर, नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन ट्यूटर्स है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप अनअकैडमी में एडमिशन लेते हो तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। तो उस टाइम अगर आप प्रशांत YT10 ये जो रेफरल कोड है, ये अगर आप वहाँ पे यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो रेफरल कोड, जिसको हम अदर लैंग्वेज में कूपन कोड भी कह सकते हैं, ये IB बैच के लिए एज वेल एज AC बैच के लिए, ये दोनों के लिए अप्लाइड है। और दोनों के लिए जब आप पे करोगे अनअकैडमी में, अगर ये कूपन कोड यूज़ करोगे या फिर रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज टॉपिक। इससे पहले हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, उसमें कौन से प्रोसेसेस हुए थे, उसके बाद कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन से कमिटीज़ थे। तो अभी हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। ओके, तो उससे पहले देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, दो बॉर्डर फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अराउंड 60 नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ने रीड किए थे, और उनमें जो भी इंडिया के रिलेवेंट आर्टिकल्स थे या फिर इंडिया के रिलेवेंट जो भी प्रोविजंस थे, उन सबको उस टाइम हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने एडॉप्ट किया था। और जो प्रोविजंस इंडिया के लिए वहाँ पे वैलिड नहीं थे या फिर इंडिया को ज़रूरत थी बट वो डायरेक्टली इंडिया में अप्लाई नहीं किए जा सकते थे, तो उनको मॉडिफाई किया गया था। और उसके वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है कि दिस इज़ द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बोरोड नहीं है, बल्कि ये अमेंडेड है। मतलब जैसे कि वैसा हमने बाहर के जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन थे वहाँ की रिप्लिकेट नहीं किए हैं जो भी प्रोविजंस थे। ओके, तो वो प्रोविजंस को हमने हमारे हिसाब से अमेंड किया है और बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था उसमें डाला है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल सैलेंट फीचर्स that distinguish it from the constitution of other countries. ओके, तो बेसिकली ये जो साइलेंट फीचर्स है, दीज आर द फैक्चुअल डेटा जिस पे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट है, और लेंथीएस्ट होते हुए स्पेशली रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द लेंथीएस्ट एंड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटर्न लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटर्न लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तो वैसे ही बुक सेम अमेरिका में भी है, बट हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो ब्रिटेन में नहीं है। ओके, सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों का, यानी कि रिटर्न का एंड अनरिटन का। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। यानी कि अभी हमने देखा था अमेरिका, इसी के जैसे बहुत सारे अदर नेशंस है जिनका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारा जितना कॉन्स्टिट्यूशन लंबा है उतना अदर कोई भी नहीं है। अभी ये इतना लंबा क्यों बना, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लेंथीएस्ट क्यों बना, उसके पीछे बेसिकली कुछ रीज़न्स है। तो सबसे फर्स्ट पहला रीज़न जो है वो है उसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स। क्योंकि इंडिया की जोग्राफी अगर देखेंगे तो वो बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे हर टाइप की डाइवर्सिटी, यानी कि जोग्राफी में अगर देखेंगे तो अल्पाइन माउंटेन्स से लेके हमारे पास ट्रॉपिकल एरियाज तक सब कुछ है।
तो उसकी वजह से हर जोग्राफी के एरिया में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग पॉलिटीज़ होती है। ओके, तो उसके हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इन्वॉल्व किया है। उसी के साथ सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें हिस्ट्री। इंडिया के जो भी अलग अलग एरियाज़ है उनमें जो अलग अलग हिस्ट्री या फिर उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स है वो सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट है। स्पेशली अगर देखेंगे जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो जो उन्होंने 1935 का जो एक्ट लाया था, तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए थे। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट दैट टाइम देयर वाज द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है उस टाइम की। उसी के साथ अगर यूएस के साथ अगर कंपेयरिंग करेंगे तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ ओनली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और द ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे फेडरेशन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और जो वहाँ पे स्टेट्स है उनके लिए भी अलग है, मतलब दोनों के लिए डायरेक्शंस अलग है। ओके, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक भी रहा तो भी दोनों के लिए, यानी कि फेडरेशन यानी कि सेंट्रल, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ के जो स्टेट्स है उन दोनों के लिए डायरेक्शंस अलग अलग है। बट इंडिया में कैसा है, जो डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के लिए वही सेंटर के लिए भी, यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंदी बनाती है, दैट इज़ द लॉयर्स। ओके, तो ये जो लॉयर्स थे जिनको लीगल न्यूमरेज का भी कहा जाता है, तो ये जो लॉयर्स थे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे लीगल एंटिटीज़ जो थे, टेक्निकल एंटिटीज जो लीगल लैंग्वेज में कही जाती है, तो उनको बहुत सारे लेवल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया सो दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो सके। ओके, तो ये जो लॉयर्स थे इनकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट बन चुका है। देन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलॉबरेटेड एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमने अभी देखा, ये जो 4 फैक्टर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयर्स, तो ये जो 4 कंपोनेंट है इनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना है, कॉम्प्रिहेंसिव बना है, एलॉबरेटेड बना है एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी बना है। ओके, ओरिजिनली in our constitution in 1949 there was the preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. But presently अगर हम 2019 का डेटा देखेंगे तो about there are 740 articles which are divided into 25 parts and 12 schedules. ओके, यहाँ से पहले 8 थे, यहाँ पे 4 नए ऐड हो चुके हैं, 12 schedules. ओके, तो अभी जो हमने देखा था 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एलिफेंटाइज द साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, एक है ज्योग्राफी, दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल इन्यूमरेज। सो दीज आर द 4 फैक्टर जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा भी बना है बट डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी बना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा ही है। ओके, उसके बाद ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर इसको बेसिकली देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फॉर्मेट है जिसके ऊपर ओरिजिनल जो प्रोविजंस हमने बोरो किए या फिर नए तैयार किए, जो प्रोविजंस जिस बेस के ऊपर रखे हुए, तो वो बेस बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों? क्योंकि ये जो 1935 का एक्ट था इसमें बहुत सारे कंसिडरेशन उस टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम लिए गए थे और वो उस टाइम इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए भी थोड़े से फ्रूटफुल बोल सकते हैं या फिर अच्छे थे। तो उसकी वजह से इसी का बेस लेके या फिर इसी का सहारा लेके स्लोली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बढ़ाया गया है। ओके, सो 1935 Act is a base for other provisions. Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all known constitution of the world. But यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वहाँ हमने बोरो किया है, हमने इससे पहले जैसा कहा था इंडिया के रिलेवेंस में हमने उसको अमेंड किया है और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अदर प्रोविजंस को हमने डाला है। The structural part of the constitution is to a large extent derived from Government of India Act 1935। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ये बेसिकली कहाँ से आता है हमारा, तो ये आता है हमारा 1935 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ से।
अभी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ था, तो उसके बैकग्राउंड में सबसे पहला साइमन कमीशन का रिपोर्ट, उसके बाद क्या है उसमें नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स ऑफ द जिन्ना, यानी कि एवरी सेक्शन एट दैट टाइम विच वॉज प्रेजेंट इन इंडिया, तो उन सब सेक्शंस के वहाँ पे हमें रिपोर्ट देखने को मिलते हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ, फिर वो जो रिपोर्ट्स थे उनका एक चर्निंग हुआ था वहाँ पे, उस पर डिस्कशंस हुए थे इन डिटेल, और अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट था वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी देखते हैं सोर्सेस और किस सोर्स से हमने कौन से प्रोविजंस को बोरो किया है। ओके, सबसे पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो सोर्स है यहाँ से हमने बोरो किया है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम यानी कि हमारा जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वो वाली चीज़। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे जो आज स्टेट्स है पूरे, तो उनमें हर एक स्टेट में गवर्नर होता है, या फिर एक गवर्नर के अंदर कभी कभी 2 स्टेट्स भी होते हैं, तो वो पूरी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने 1935 के एक्ट से लिया है। उसी के साथ जुडिशियरी, वो भी हमने 35 के एक्ट से लिए। देन पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस है, वो भी हमने उधर से लिया है। देन इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि इमरजेंसी अगर इंडिया में लगती है तो कौन से एक्ट्स जो थे या फिर कौन से प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के वो फंक्शनिंग में आने चाहिए, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे फंक्शंस है जो ऑटोमेटिकली पैरालाइज होने चाहिए या फिर स्टॉप होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इधर से लाए। एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 1935 का। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जब से ब्रिटिश इंडिया में एस्टेब्लिश हुए थे सिंस 1773, तो उस टाइम से इंडिया में बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उसका एस्टेब्लिशमेंट चालू हुआ था। और इसकी वजह से हुआ क्या, 1935 का जो एक्ट था इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एट दैट टाइम इन द इंडिया। तो ये जो मैच्योर एक्ट था उसकी वजह से जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने इस एक्ट को अपना बेस बनाया था। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है वो। उसी के साथ रूल ऑफ लॉ, यानी कि इंडिया में जो है लॉ रूल करता है, इंडिया में कोई पर्सन या फिर कोई ग्रुप रूल नहीं करता है, इंडिया में लॉ प्रिवेल्स। उसी के साथ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि अगर कोई बिल पास करना है तो बिल कहाँ पे पास होगा, ऑब्वियसली पार्लियामेंट में होगा, तो पास होने के लिए क्या प्रोसीजर होनी चाहिए वो चीज़ भी ली है। उसी के साथ सिंगल सिटीजनशिप, अगर आप देखोगे यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि यूएस की एक सिटीजनशिप और वहाँ का जो अलग स्टेट होता है उसकी अलग सिटीजनशिप। बट इंडिया में क्या है, अगर कोई इंडिया की अगर सिटीजनशिप ले ले तो वो ऑटोमेटिकली उस पूरे एरिया की सिटीजनशिप हो जाती है, फिर वो इंडिया में किसी भी स्टेट में जाके रह सकता है एक्सेप्ट सम रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज़, वहाँ पे कोई परमानेंटली सेटल नहीं हो सकता। ओके, उसी के साथ कैबिनेट सिस्टम, जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, जिनके पास मेन पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, देन फॉरेन मिनिस्ट्री, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो दीज आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो आते हैं कैबिनेट सिस्टम से, और ये कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन में था। ओके, उसी के साथ प्रोरोगेटिव राइट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जुडिशियरी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या चीज़ है, तो जब कोई भी एमपी बनता है यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनता है तो उसके लिए कौन से प्रोविजंस होने चाहिए, उसको किन चीज़ों से प्रोटेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ मेकर है, यानी कि एमपी को हम जनरली लॉ मेकर बोलते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉज बनाते हैं। अगर किसी लॉ मेकर को डायरेक्टली पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो बेसिकली वो जो लॉ मेकर होगा वो, और उसी के साथ हमारी जो पार्लियामेंट होगी उसकी जो डिग्निटी है वो हार्म हो जाती है। तो उसकी वजह से ऐसे टाइम पे जो लॉ मेकर्स होते हैं उनको क्रिमिनल अगर कोई केस होता है उन पे तो डायरेक्टली उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जो ऐसे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस डाले गए उनको कहा जाता है प्रिविलेजेस, जो एमपीज़ को स्पेशली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। एंड बाईकैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेस, यानी कि जैसे हमारा राज्यसभा है और लोकसभा है, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो ये बेसिकली बाईकैमरलिज्म है जो ब्रिटेन से हमने लिया है।
उसी के साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्या लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स तो सभी को पता है, ओके, जो हमारे आर्टिकल 51 तक कंसिडर किया जाए जनरली, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 51, दीज आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, जो बेसिकली इंडिया का जो मासेस है या फिर इंडिया के जो पीपल है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किन से, इंडिया के स्टेट्स, यानी कि इंडिया का स्टेट जो है वो डायरेक्टली पीपल पे मनमानी या फिर टेरेनी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वैसा गवर्नेंस नहीं कर सकता, ओके। तो स्टेट के खिलाफ बेसिकली ये राइट दिए गए किनको, इंडिया के पीपल्स को। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे कि बेसिकली किसी भी नेशन को, स्पेशली अगर डेमोक्रेसी होगी तो उस नेशन को चलाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या फिर 3 इंपॉर्टेंट पिलर इंपॉर्टेंट है। वो कौन से, सबसे पहले लेजिस्लेटिव, जो क्या करता है, लॉ बनाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, वो क्या करता है एग्जीक्यूटिव, वो लॉज को एग्जीक्यूट करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है। और थर्ड जो होता है वो होता है जुडिशरी। और ये तीनों जो पिलर्स जिनको हम कह सकते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। ये तीनों एक दूसरे में इंक्लूड नहीं होने चाहिए या फिर एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए, वो अलग होने चाहिए, सो दैट उनकी फंक्शनिंग जो होगी वो बहुत इफ़िशियंट होगी, ओके। सो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये भी हमने उधर से लिया। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कोई लॉ इंडिया के पीपल को हार्मफुल करता है या फिर हार्म करता है या फिर इंडिया के पीपल के या फिर इंडिया के फंडामेंटल राइट्स जो है उनके खिलाफ है, तो जुडिशरी खुद उस लॉ को स्क्रूटिनाइज कर सकती है। और अगर वो लॉ सच में कुछ लूप होल्स के बराबर होगा या फिर वो लॉ सच में फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा, तो जुडिशरी उसको स्क्वैश कर सकती है, यानी कि उसको स्टॉप कर सकती है या फिर ख़त्म भी कर सकती है। या फिर गवर्नमेंट को बोल सकती है कि पार्लियामेंट में जाके आप इस लॉ को हम जैसा बताते हैं वैसा अमेंड करो। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे निकाला जाए, ये भी लिया है हमने। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी लिया है हमने। एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट चीज़, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो पहले हमारे पास नहीं था, हमने यूएस से लिया है। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया है हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमने अभी देखा प्रेसिडेंट का रिमूवल यूएस से लिया है, बट इलेक्शन प्रेसिडेंट का कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स जब स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसने उस टाइम उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के अपनी सारी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। दैट आर कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनको शॉर्ट में हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट की पॉलिसी में वो प्रिंसिपल कंपल्सरीली इंक्लूड होनी चाहिए। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, हमने अभी देखा था इंडिया में बायकैमरलिज्म है, यानी कि 2 हाउसेस है, तो इसमें से जो राज्यसभा है इट इज़ अपर हाउस, और इसके जो मेंबर्स है वो इलेक्टेड भी है, नॉमिनेटेड भी है। तो जो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं वो मेनली एक्सपर्टाइज एरिया से आते हैं, जैसे कि आर्ट, स्पोर्ट्स वगैरह। तो उनको नॉमिनेट कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा से क्या लिया हमने, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखोगे तो वहाँ पे स्टेट्स को राइट्स तो दिए हैं, बट उसी के साथ सेंटर को ऐसे राइट दिए जब कभी अगर इमरजेंसी आती है तो सेंटर क्या करता है, उन राइट्स से जो स्टेट होते हैं वहाँ के उनको ओवरराइड कर देता है। देन वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन सेंटर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका कहीं पे भी मेंशनिंग नहीं हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, वो सेंटर के अंडर होती है, यानी कि सेंटर उन चीज़ों पे कोई भी रूल रेगुलेशन या फिर लॉ वहाँ पे बना सकता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, यानी कि स्टेट के जो गवर्नर है, हमने अभी देखा था गवर्नर ऑफिस जो था वो हमने 35 से लिया है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो भी हमने कनाडा से ली है। देन एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस है जिनमें एडवाइस कर सकते हैं दूसरे को मतलब किसको, आइदर प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट किन कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट को या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि ऐसी लिस्ट जिस पे सेंटर एंड स्टेट दोनों भी एट द सेम टाइम लॉ बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट है। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स,
यानी कि इंडिया के अंदर ट्रेड कैसा होगा, ट्रेड में क्या प्रोसीजर्स होनी चाहिए, उसमें कौन से कहाँ पे टैक्सेस लगने चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा होना चाहिए, इंडिया में फॉरेन कॉमर्स कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इंडिया में जो 2 हाउसेस है, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा, एक को राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और दूसरे को हम लोअर हाउस बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो 2 हाउसेस है, ये 2 हाउसेस इन सम केसेस लाइक अगर कहीं पे डेडलॉक होता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में अगर कोई बिल अटक जाता है, पास नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है। और जॉइंट सीटिंग में क्या होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा दे बोथ सिट टुगेदर, और वहाँ पे जो डेडलॉक है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं। तो ये जॉइंट सीटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, ये चीज़ भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है। उसी के साथ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अभी वाइमर क्या है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाइमर नाम की एक प्लेस थी। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, अर्लियर जर्मनी वॉज रूल्ड बाय किंग, बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, तो वहाँ का किंग जो था, वहाँ उसकी किंगशिप चली गई और वहाँ पे गवर्नमेंट का रूल आ गया। तो बेसिकली वो जो गवर्नमेंट उस टाइम पे फॉर्म हुई थी, वो फॉर्म हुई थी वाइमर नाम की सिटी में। उसकी वजह से उस टाइम का वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो इसमें क्या बेसिकली हमने डिसीजन लिया था या फिर कहा था, तो यहाँ से हमने जो अडॉप्ट किया था वो था सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जब अगर इमरजेंसी लगती है। जैसे कि हमने देखा 1935 का एक्ट से जो हमने अडॉप्ट किया इमरजेंसी प्रोविजंस, तो उस टाइम पे कौन से अलग अलग फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होने चाहिए, वो भी हमने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस से हमने क्या अडॉप्ट किया है, रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो पब्लिक चुनेगी, वो हेरिडिटरी नहीं होगा या फिर नॉमिनेटेड नहीं होगा, वो होगा बाय द चॉइस ऑफ पब्लिक। अभी वो बाय द चॉइस ऑफ पब्लिक जो होता है बेसिकली दिस इज़ द इनडायरेक्ट, जो एमपीज़ जो है वो बेसिकली इनमें वोटिंग करते हैं और एमपीज़ आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन पीपल्स। ओके, तो ये जो रिपब्लिक है ये आइडिया हमने उधर से लिए। देन आइडियाज़ ऑफ या फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी, फैटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखोगे तो हमारे प्रीएम्बल में लिखी गई है। लिबर्टी यानी कि क्या, फ्रीडम इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो। इक्वेलिटी यानी कि क्या, जितने भी है इंडिया में उस टाइम पे अलग अलग सेक्शंस थे, सेगमेंट्स थे, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जब इंडिया में लॉ का रूल होगा तो इक्वली सारी तरफ लॉ का रूल होना चाहिए। एट द सेम टाइम फैटर्निटी, जिसको हम ब्रदरहुड कह सकते हैं, तो ये चीज़ भी वहाँ पे होनी चाहिए। तो बेसिकली दीज आर द 3 थिंग्स और द 3 इंपॉर्टेंट आइडियल्स जो हमने प्रीएम्बल में इंक्लूड किए, वो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, उस टाइम पे अगर देखोगे तो साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश रूल था बट वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन था। तो वहाँ से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 368 है, जिसके अंडर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग अमेंडमेंट करते हैं। और उसकी वजह से हमने अभी देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 470 आर्टिकल्स हो गए, और उससे पहले अगर देखेंगे तो अराउंड 350 आर्टिकल्स कुछ तो थे। ओके, तो उसके बाद अभी अगर करंटली देखेंगे तो 470 अराउंड कुछ तो आर्टिकल्स है जो इंक्लूडेड है। तो इतने सारे आर्टिकल आए किधर से, तो इतने सारे आर्टिकल आए थ्रू अमेंडमेंट्स, क्योंकि हर टाइप की कंडीशन या फिर हर डेकेड में कंडीशन जो थी वो अलग अलग थी, और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ा। एंड दैट्स वाई ये अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है, एंड दैट प्रोसेस वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इससे पहले हमने देखा नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स। ओके, तो अभी इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, तो इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किए। देन जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने क्या अडॉप्ट किया है या फिर क्या कौन सा प्रोविजन लिया है, दैट इज़ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी कि क्या, अगर इंडिया में कोई लॉ बनता है तो वो लॉ के अंदर कोई भी अगर एक्शन होती है, कोई भी एक्ट होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के हिसाब से ही होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी पर्सन का पर्सनल ईगो या फिर पर्सनल इंटेंशन ऐड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से वहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ के अंडर जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के हिसाब से वहाँ पे किसी के ऊपर भी आइदर कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर किसी के ऊपर भी या फिर किसी को भी
बोलना चाहिए या फिर उसने उस लॉ को फॉलो करना चाहिए इन सच अ मैनर दैट इज़ मेंशन इन द प्रोसीजर ऑफ दैट लॉ। ओके, इन शॉर्ट फिर से अगर कहा जाए तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि लॉ में जो प्रोसीजर दी गई उसको बेसिकली यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ये एक बेसिक प्रोविजन था यहाँ का। ओके, उसके बाद द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931। हमने देखा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम का इंडिया के जो भी कॉम्पोनेंट्स थे इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स, तो सब ने मिल के कंबाइनली कुछ ना कुछ डिस्कस किए थे और कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस उस टाइम पे दिए थे, जो कि इंडिया के उस टाइम के, यानी कि जिनको हम इंग्लिश में कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं, तो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए वो बहुत ज़्यादा उस टाइम फिजिबल थे। एंड दैट्स वाई 1935 एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस आर्टिकल, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। और ये अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे कंबाइनली, तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिक पार्ट भी हम बोल सकते हैं, जिनके ऊपर, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में मोर डेवलप हुआ। देन मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और बियर क्लोज रिसेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 1935 के एक्ट से आइदर बहुत सारे प्रोविजन हमारे आइडेंटिकल है और उससे क्लोजली रिलेटेड है। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।